चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। जब महबूबा की खूबसूरती का बयान करना हो तो महबूबा के हुस्न का बखान करने वाला ये गीत सुनने मात्र से ही मादकता पैदा करता है। ये वही गीत है जिसने गुरु दत्त के अभिनय और वहीदा रहमान के सौंदर्य को अमरता प्रदान की। जब इस गीत को पर्दे पर देखते हैं तो वहीदा रहमान के सौंदर्य के कायल हो जाते हैं। जो भी हो तुम खुदा की कसम। इस बेहतरीन गीत में शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखने में अपनी कलम का जादू खूब दिखाया है। रवि ने इसमें अपना लोकप्रिय संगीत दिया है और गीतों के सरताज मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज दी। तब इस गीत के प्रभाव और उसके जादू में चार चांद लग गया। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल। इस कालजयी गीत के बनने को लेकर कई कहानियां हैं और इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया इस गीत के बनने के बारे में दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस गीत का जादू दशकों से कायम है वो गीत संभवतः सबसे कम समय में बना और सबसे कम समय में रिकॉर्ड होकर सबसे कम समय के भीतर पिक्चराइज भी हो गया। ये वही गीत है जिसके रिहर्सल के ऐन मौके पर रफी साहब गायब हो गए और गुरु दत्त ने उनको पूरे शहर में तलाश करने के लिए अपने खास आदमी को लगा दिया था। इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वीडियो में जिस गीत के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ वो गीत 1960 में रिलीज हुई 14वीं का चांद फिल्म का टाइटल गीत है। ये फिल्म 1960 के जून के महीने में बंबई के मिनर्वा सिनेमा में सबसे पहले रिलीज हुई और बारिश होने के बावजूद इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की लंबी कतारें देखी गईं। इस फिल्म की कामयाबी में इसके बेहतरीन गीतों का बहुत बड़ा योगदान था। वैसे तो इस फिल्म के सारे गीत अच्छे थे और सभी गीत लोकप्रिय हुए। खाक में मोहब्बत जला दिल का, ऐसे नजर वाले भी है जो छुप छुप के नजारा करते। लेकिन इस फिल्म के एक गीत ने तो लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिल्मी गीतों के सर्वश्रेष्ठ गीतों की सूची में शामिल हो गया। इस गीत के लिए रफी साहब और गीतकार शकील बदायूनी को फिल्म फेयर अवार्ड मिले। ये गाना है चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। ये वही गीत है जो गीत दशकों से सुनने वालों के कानों में मधुर रस घोल रहा है। लेकिन इस गीत का संगीत 5 मिनट में बनकर तैयार हुआ था। इस बारे में हमारे चैनल पर एक वीडियो पहले ही प्रसारित किया जा चुका है जिसमें इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस गीत के बनने के बारे में संगीतकार रवि ने बताया था कि एक दिन गुरुदत्त उनके पास आए और गीत का सिचुएशन समझाया कि नायक एक मुशायरे से शिरकत करके देर रात घर लौटा है। नव ब्याहता पत्नी इंतजार करते करते सो गई है। गुरुदत्त इस सिचुएशन के अनुसार एक निहायत रोमांटिक गीत चाहते थे। उन्होंने रवि से कहा कि आप शकील बदायूनी जी से बात करके गीत तैयार कर दीजिए। रवि ने गुरुदत्त से कहा कि आजकल फिल्म के शीर्षक गीत को लेकर गीत बनाने का फैशन चल पड़ा है, तो क्यों नहीं मैं भी फिल्म के शीर्षक 14वीं का चांद को जोड़कर गीत तैयार करूं। गुरुदत्त एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहां से चले गए। रवि ने तुरंत शकील बदायूनी को फोन किया कि आप तुरंत उनके घर पर आ जाएं। शकील बदायूनी के आने पर रवि ने उनसे कहा कि गुरुदत्त चाहते हैं कि प्रेमिका के हुस्न की तारीफ में एक गीत बनाया जाए। शकील जी ने अगले 2 मिनट में गीत का मुखड़ा बना दिया। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। रवि जी ने हारमोनियम लिया और फटाफट इसकी धुन तैयार कर ली। रवि ने गुरुदत्त को फोन करके बताया कि गीत तैयार हो गया है।
गुरुदत्त ने तुरंत ऑफिस आने को कहा। वहाँ गुरुदत्त के अलावा जो भी लोग थे सबने गीत सुना और वाह वाह कह उठे। इस दरमियान शकील बदायूनी जी ने सारे अंतरे लिख डाले। गुरुदत्त जी ने कहा कि रफी साहब से डेट ले लो। रफी साहब से इस गाने की रिहर्सल और रिकॉर्डिंग की डेट ले ली गई। रफी साहब ने इस गाने की रिहर्सल के लिए पाली हिल में गुरुदत्त के घर आने का वादा किया था। रिकॉर्डिंग अगले दिन के लिए निर्धारित की गई थी। निर्देशक एम सादिक, संगीतकार रवि और गुरुदत्त रिहर्सल के लिए रफी साहब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रफी साहब नहीं पहुंचे। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब रफी साहब नहीं आए, तब गुरुदत्त ने अपने भाई को रफी साहब का पता लगाने के लिए उनके घर बांद्रा भेजा। जब गुरुदत्त के भाई रफी साहब के घर पहुंचे तो रफी साहब घर पर भी नहीं मिले। रफी साहब की पत्नी ने उनको बताया कि रफी साहब तो घर पर नहीं हैं, वो तो घर से ये कहकर निकले हैं कि उनको गाने की रिकॉर्डिंग में जाना है। गुरुदत्त के भाई को पता चला कि रफी साहब तो फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये फिल्म सेंटर ताड़देव में है। गुरुदत्त के भाई गुरुदत्त के पास लौट आए। जब उनके भाई ने बताया कि उनको पता चला है कि रफी साहब ताड़देव में कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सुनकर गुरुदत्त को गुस्सा आ गया। गुरुदत्त ने गुस्से में कहा, रफी साहब का मेरे साथ अपॉइंटमेंट है, उन्होंने वादा किया था मुझसे। रिहर्सल की पूरी तैयारी हो चुकी थी, सारे लोग आ चुके थे। ऐसे में गुरुदत्त ने अपने भाई को अपनी कार देकर ताड़देव भेजा कि वो जैसे भी हो रफी साहब को अपनी कार में वापस लेकर आएं। जब गुरुदत्त के भाई ताड़देव के फिल्म सेंटर पहुंचे तब वहां पता चला कि रफी साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। गुरुदत्त के भाई ने रिकॉर्डिंग रूम के बाहर से ही शीशे से रफी साहब को इशारा किया। रफी साहब ने केबिन से ही हाथ हिलाया और गुरुदत्त के भाई को इंतजार करने के लिए कहा। जैसे ही रिकॉर्डिंग पूरी हुई, रफी साहब बाहर आए और गुरुदत्त के भाई से देरी होने के लिए माफी मांगी। रफी साहब ने कहा, फिल्म के निर्माताओं को आज ही मद्रास लौटना है। उन्होंने मुझसे अचानक अनुरोध किया था कि गाने की रिकॉर्डिंग आज ही खत्म करनी है, इसलिए मैं इस गाने की रिकॉर्डिंग में आ गया ताकि इन्हें दिक्कत ना हो। गुरुदत्त के भाई ने राहत की सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, अब चलते हैं। रिहर्सल के लिए सारे लोग आ चुके हैं। दत्त साहब ने अपनी गाड़ी भेजी है, आप अभी उसी गाड़ी से चलिए। रफी साहब ने कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं अपनी कार में तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। जब रफी साहब गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उन्होंने गुरुदत्त साहब से माफी मांगी और पूरा वाकया बताया। गुरुदत्त को अंदर से काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन ऊपर से शांत थे। वो एक शब्द भी नहीं बोले। 14वीं का चांद फिल्म के निर्देशक एम सादिक ने रफी साहब से कहा, ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम आप पर है, आप काफी व्यस्त हैं। रफी साहब ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये फिल्म बहुत बड़ी है, ससुराल, और आज मैंने जो गाना रिकॉर्ड किया है वो वाकई बहुत अच्छा गाना है। एम सादिक और संगीतकार रवि ने एक साथ कहा, भाई कौन सा गाना है, जरा सुनाइए। इसके बाद रफी साहब ने ससुराल फिल्म के उस गीत को गाया। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर। रफी साहब ने उनसे पूछा, क्या आपको ये गाना पसंद आया? सादिक साहब और संगीतकार रवि ने कहा, हाँ गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा गाना और भी अच्छा होगा। रफी साहब ने मुस्कुराकर कहा, आपका गाना तो अच्छा ही होगा, चलिए अब रिहर्सल शुरू करते हैं। जब रफी साहब को वो गाना सुनाया गया तब रफी साहब ने कहा, वाकई ये गाना बहुत अच्छा है। इस गाने की रिहर्सल पूरी हुई और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उस गीत को अगले दिन रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद उस गीत ने इतिहास रच दिया। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। इस गाने से जुड़ा एक और किस्सा संगीतकार रवि ने बताया था। रवि साहब ने बताया कि रफी साहब वो गाना रिकॉर्ड करके चले गए, लेकिन जब बाद में रवि साहब ने उस गाने को ध्यान से सुना तब उन्हें खटका लगा। रवि साहब ने गुरुदत्त से कहा कि रफी साहब ने गाना तो बहुत अच्छा गाया है, लेकिन रफी साहब ने इसमें थोड़ा नशे का स्टाइल डाल दिया है जो मुझे खटक रहा है। मैं तो इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करूंगा। गुरुदत्त ने कहा कि ये गीत तो जैसा वो चाहते थे वैसा ही रफी साहब ने गाया है। गुरुदत्त जी ने कहा कि भाई मैं तो कल ही इस गाने की शूटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कल वहीदा रहमान से डेट भी ले ली है।
ये गाना दोबारा रिकॉर्ड हो पाता उससे पहले ही रफी साहब अपने किसी शो के सिलसिले में अमेरिका चले गए। ऐसे में रवि साहब ने सोचा कि जब रफी साहब लौट कर आएंगे तब उसी गीत को एक बार फिर से रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन उधर उस गाने पर शूटिंग हो गई और गाने का ट्रैक भी HMV के पास चला गया। रवि साहब काफी उधेड़-बुन में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। उधर रफी साहब विदेशों में ये गीत अपने कार्यक्रमों में गाने लगे और गाना रातों रात हिट हो गया। एक दिन गुरुदत्त ने रवि से मुस्कुराते हुए कहा, अब आप क्या कहते हैं, क्या इस गीत को फिर से रिकॉर्ड करना है? रवि साहब से कुछ बोलते बन नहीं रहा था, वो चुप हो गए। उधर जब रफी साहब लौट कर आए तब उन्होंने भी पूछा कि गाना कैसा लगा। रवि साहब ने इंटरव्यू में कहा कि वो क्या जवाब देते, लोगों को गाना खूब पसंद आ रहा है, ऐसे में अपनी बनाई धुन को कैसे खराब कहते। देखते ही देखते ये गीत पूरे देश में हर जगह बजने लगा और इस गीत के कारण रफी साहब को और साथ ही साथ गीतकार शकील बदायूनी को फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिल गया। उस गीत के कारण फिल्म भी कामयाब हो गई, लेकिन रवि साहब के दिल में मलाल रह गया कि जिसने उस सदाबहार गीत की धुन बनाई उसे इस गीत के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। लेकिन चाहे जो भी हो, रफी साहब और रवि साहब की जोड़ी के गीत वर्षों बाद आज भी गूंज रहे हैं और आगे भी गूंजते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये गाना कैसा लगता है? इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस गाने के बारे में आपके पास भी कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए